हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने मौलिक कर्तव्य भाग 4 क तक पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है भाग 5 केंद्र में शासन, और इसमें मुख्यतः हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या वर्णन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हर तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, पीएससी, सभी में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही पूछे जाते हैं। मतलब भाग 5 और भाग 6 से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हम भाग 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू दे देती हूं आपको कि हम एक अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ेंगे। केंद्र में शासन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका, एक कैग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसमें 52 से 151 को हम 4 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो 52 से 78 तक आपका कार्यपालिका हो जाता है, 79 से 121 तक विधायिका हो जाती है, 123 से 147 तक न्यायपालिका, और 148 से 151 तक कैग, ठीक है। तो कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका में हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से कुछ कुछ रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। न्यायपालिका में हम क्योंकि केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो कार्यपालिका है उसको मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह राष्ट्रपति से रिलेटेड होने वाला है। 52 से 78 को भी हम अगर डिवाइड करें तो इसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, ठीक है। 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति का है, और प्रधानमंत्री का 74 से 78 तक प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम आपको अभी 52 से 62 यानी 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण, जितने सारे आर्टिकल हैं मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। आपको 2-3 बार इसको पढ़कर, लिखकर याद कर लेना है, क्योंकि आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लाइन से देखते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 52 में है। जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या बोलता है अनुच्छेद 53, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। आपको यही याद रखना है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री ही है। सारे निर्णय, सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करता है ना, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, इसके बारे में कहता है अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है। पहले राष्ट्रपति होगा, ठीक, उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अब राष्ट्रपति तो है, तो उसका निर्वाचक मंडल कैसा होना चाहिए, निर्वाचन कैसा होना चाहिए, ये 54 कहता है, ठीक है। निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए, यानी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, यह 55 कहता है, ठीक है। 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि। हमने निर्वाचन कर लिया, निर्वाचन की प्रक्रिया जान ली, है ना, तब उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो पदावधि है या कार्यकाल है वह कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से, शपथ नहीं, पद, है ना। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक अपने पद पर बना होता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति, जैसे इसका 5 वर्ष पूरा हो गया है ना, और नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, लेकिन उसने पद ग्रहण नहीं किया है, तो जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, पद ग्रहण करने की तिथि से होता है, और जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति अगर पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रता रखता है, मतलब क्या क्लॉजेस हैं, ये आपको अनुच्छेद 57 से पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वह कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है, कोई बंधनकारी नहीं है कि सिर्फ 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक राष्ट्रपति जो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुका है, राष्ट्रपति बन चुका है, वो अपने जीवन पर्यंत कितने बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यता। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, इसके बारे में कौन कहता है? अनुच्छेद 58। ठीक है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, इसके बारे में कौन कहता है? अनुच्छेद 59। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ, राष्ट्रपति द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है उसके बारे में उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 60 शपथ। ठीक है। 61 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें महाभियोग के बारे में दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 ठीक है। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राष्ट्रपति का मैंने बताया कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, मैंने बताया है ना। तो इससे पहले भी तो पद रिक्त हो सकता है। किस किस क्लास में हो सकता है? या तो उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो गई तो पद खाली हो सकता है, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया है तो भी पद रिक्त हो सकता है, या फिर उस पर अगर महाभियोग, जिसके बारे में हमने अनुच्छेद 61 में पढ़ा है ना, महाभियोग अगर चलाया जाए तो भी तो उनका पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पद रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा, और ये जो आकस्मिक रिक्ति है उसमें निर्वाचित व्यक्ति की जो कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 62 में बताया गया है। ठीक है, जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो भी सेम वैसे ही 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 3 साल कार्य करने के बाद अगर त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो जो नया राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी नया बनेगा वो भी पूरे 5 साल के लिए बनेगा, नया राष्ट्रपति आने तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 जिसके बारे में मैंने बताया, उसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक है, संविधान मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ये सारे कीवर्ड है, आपको याद रखने हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या होता है? जिसमें जनता स्वयं
वोट नहीं डालती, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, है ना, जिसको जनता ने चुना है वो वोट डालते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जा रहा है। गुप्त मतदान मतलब खुला वोट नहीं होता, गुप्त होता है, ठीक है। और बाकी जो दोनों तीन वर्ड हैं उसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा? संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद के दोनों सदनों कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मैंने कहा निर्वाचित सदस्य, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, दो एंग्लो इंडियन कौन चुनता है? राष्ट्रपति। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12 सदस्य, जिसको कौन चुनता है? राष्ट्रपति। उनको छोड़कर जो निर्वाचित हुए हैं, जिसे जनता ने चुना है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़कर आते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, उनको ही निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मैंने विधानसभा कहा, नॉट विधान मंडल, ठीक है। विधानसभा मतलब निम्न सदन है, ठीक है, और विधानमंडल में दो होता है, एक विधान परिषद और विधानसभा, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विधान सभा के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित, है ना, वही राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए राज्य विधानसभा और संसद के मतों का मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे एक विधायक का मत मूल्य है, तो विधायक का मत मूल्य है वो किस प्रकार से होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, यानी राज्य की जैसे कुल जनसंख्या हमारी छत्तीसगढ़ की मान ले तो 2,55,45,148 कुछ है, समथिंग, है ना। और राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 90, ठीक है। इसको किसे करना है? 1/1000 से गुणा करना है, तो एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे विधायकों, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब संसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो संसद का जो मत मूल्य है वो कैसे निकालेंगे? सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य निकल गया, जैसे छत्तीसगढ़ के एक विधायक का निकला तो ऐसे 90 का निकल जाएगा, है ना। फिर 90 का निकालने के बाद वैसे सभी राज्यों का विधायकों का जब मत मूल्य निकल जाएगा, सबको काउंट करेंगे, उसके बाद ऊपर में यही रहेगा, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य जो काउंट किया हमने वो रहेगा। फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, मतलब जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का योग, है ना, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक संसद के मत का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। निश्चित मतों का भाग, यानी जो कुल वैध मत पड़े हैं उसको 2, 1 + 1 धन 1 से, ऐसे फॉर्मूला से हमको इसके निश्चित मतों का भाग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जस्ट नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, कम से कम ये 2 फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं। विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है और संसद के मत मूल्य कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, चलिए देखते हैं। इस टेबल फॉर्म से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 प्रतिभागी हैं, प्रतिभागी 1, 2, 3, 4 ये सभी खड़े हैं, और जैसे मतदाता है, मतदाता मैंने सिर्फ 3 दिखाया क्योंकि टेबल में अभी ज़्यादा आ नहीं पा रहा था स्क्रीन में, ठीक है। तो जैसे जितने भी मतदाता हैं वो कैसे वोट डालेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, वो उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे 4 प्रतिभागी खड़ी है, तो मैं मतदाता हूँ, मैं वोट दे रही हूँ, तो किसी एक प्रतिभागी को नहीं चुन सकती। अगर मैंने सिर्फ एक प्रतिभागी को वोट डाला तो मेरा वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है।
मुझे चारों प्रतिभागी को चुनना है। अब चारों प्रतिभागी को कैसे चुनूँ मैं, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे, है ना, वरीयता के क्रम में चुनेंगे। जैसे कि मुझे प्रतिभागी सेकंड जो है वो ज़्यादा एलिजिबल लग रहा है राष्ट्रपति के लिए, तो मैं क्या करूँगी, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी। ऐसे किसी और को दूसरा, किसी तीसरे को तीसरा, चौथा, ऐसा है ना। मतलब चारों को मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे क्रम में प्रेफरेंस दे दूंगी। वैसे जितने मतदाता हैं वो अपनी चॉइस के अनुसार, ठीक है, अपनी चॉइस के अनुसार वो भी प्रेफरेंस देंगे, है ना। जिसको पहला देना है देंगे, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ठीक है। तो आगे आगे सभी प्रतिभा मतलब सभी मतदाता भी अपने पसंद से वोट देंगे, ठीक है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 50+1 यानी साधारण बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। 50+1 जिस प्रतिभागी को मिल जाएगा वह राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने तो वरीयता दे दी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सबके वोटों की गिनती हो रही है, ठीक है। तो गिनती होने से मान लो प्रथम चरण की जो मैंने लिखा है प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होगी, ठीक है। इसमें मतलब हम गिनेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता मिली है, मतलब कौन है जिसको सबसे ज़्यादा लोग चाहते कि वो राष्ट्रपति बने। अगर प्रथम वरीयता में मतों की गणना होती है और किसी प्रतिभागी को 50+1, ठीक है, यानी साधारण बहुमत मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, साधारण बहुमत मिल जाता है तो वह राष्ट्रपति चुना जाएगा। मान लीजिए ऐसा इनकेस हो जाता है कि किसी को प्रथम चरण की गणना में किसी को भी 50+1 नहीं मिलता, 50+1 वोट नहीं मिलता है, तो द्वितीय चरण की गणना होगी और इसमें मतों का स्थानांतरण होगा। किस प्रकार से होगा कि जो चौथा प्रतिभागी जो लास्ट में आया होगा, जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे, वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसके जो वोट हैं वो बाकी कैंडिडेट में उसके सेकंड वरीयता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसने जिसको जिसको भी सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा उसको उसको उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी को ही बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ट्रांसफ़र हो रहा है वोट, है ना।
वो एलिमिनेट हो गया। ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी को 50+1 वोट नहीं मिल जाता। जैसे ही किसी को 50+1 हो गया फिर वह राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, कुछ और याद रखना है आपको, ये शर्तें से रिलेटेड है। ठीक है, जो 59 हमने पढ़ा उसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए। चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई में 15,000 की राशि जमा करना पड़ता है। ठीक है, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये कहाँ जमा होगा, आरबीआई में जमा होगा। अगर उसने कुल मतों का 1/6 जितने भी वोट पड़ रहे हैं उसका 1/6 मत हासिल नहीं किया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, उसे वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 58 है ना, अनुच्छेद 58 ये क्या कहते हैं, अनुच्छेद 58 कहते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता या योग्यता। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लोकसभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ अथवा राज्य के जो भी मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो किस प्रकार की शपथ ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, परिरक्षण मतलब वह दूसरों को संविधान का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। ठीक है, संरक्षण मतलब संविधान का संरक्षण करूंगा, और प्रतिरक्षण मतलब मैं खुद संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगा। ऐसी शपथ लेता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, किसके समक्ष शपथ लेता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके सामने शपथ लेता है। अगर वह अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम यानी सीनियर जो जज होगा, सीनियर जस्टिस होगा, उसके सामने शपथ लेगा। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। ठीक है, तो किसके समक्ष लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज के पार्ट में इतना ही है। ठीक है, महाभियोग जो राष्ट्रपति से रिलेटेड महाभियोग है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछता है। चूँकि आप निर्वाचक मंडल और ये जितने क्लॉजेस मैंने बताया सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ और महाभियोग इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनेगा। तो आप लेक्चर और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। आपको हम
सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।